उसे बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं सिर्फ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन है, ये जो मॉडर्निटी है, ये बुनियादी तौर पे ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो नैरेटिव बिल्डिंग है। ये नैरेटिव बिल्डिंग जो है, ये मेरी स्पेशलिटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी जो कोर सर्विसेज हैं उनमें से एक ये भी है। सो आई अंडरस्टैंड दिस एट अ मच मच बेटर लेवल कि इसको जी हम भाई। मॉडर्निज्म क्यों कहते हैं, मॉडर्निटी क्यों कहते हैं। क्योंकि जब आप इसे डिकंस्ट्रक्ट करें तो आपको फील होगा कि इसमें मॉडर्न तो कुछ नहीं है। मिसाल के हम्म। तौर पे होमोसेक्सुअलिटी एक प्रोडक्ट है मॉडर्निटी का, वो तो हजारों साल पहले भी हमें मिलती है, ग्रीक हम्म। हिस्ट्री में मिल जाती है, रोमन हिस्ट्री में मिल जाती है। खुलेआम यानी कि आउट साइड वेडलॉक रिलेशनशिप जो हैं, बगैर शादी के आप आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने, हजारों साल पहले ये भी हमें मिल जाता है। उसके अलावा और क्या चीज मॉडर्न में है, आप कहते हैं वर्ल्ड, शराब और ये वो वगैरह जितनी भी चीजें हैं कि इसको ओपन करें, आपकी जिंदगी है, आप जैसे मर्जी करें, दिस इज द मॉडर्न लाइफस्टाइल। तो मॉडर्निटी में मॉडर्न कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इससे तासुर ये फैले कि जो राइट विंग के लोग हैं या जो मजाहिब के लोग हैं वो रिग्रेसिव हैं, बैकवर्ड हैं, हम मॉडर्न हैं। मैंने हम्म। बहुत डिबेट्स में बहुत लोगों से ये बात मैंने पूछी है कि मुझे एक चीज आप बताइए मॉडर्निटी में जो मॉडर्न है, और घूम फिर के दो चीजें सामने आती हैं। एक जो कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी है वो, और दूसरे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो सामने आते हैं। जिसमें लुत्फ की बात यह है कि ये दोनों ही म्यूचुअली कंपैटिबल नहीं। यानी हम्म। कि जो ह्यूमन राइट्स का मॉडर्निटी की अगर हम बात करें तो उसमें जो कंटेम्प्रेरी ह्यूमन राइट्स का जो सेंस है, उसके बहुत से दुनिया में मॉडल्स हैं। यूनाइटेड नेशंस ने दो इसके मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं, चार्टर मैकेनिज्म अलहदा से दिया हुआ है, ट्रीटी मैकेनिज्म अलहदा से दिया हुआ है। उसके अलावा अरबों के अपना इसमें चार्टर मौजूद है, अमेरिकन का अपना मौजूद है, एशिया का अपना मौजूद है। लेकिन जो सबसे फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। बाकी सारे उसी आइडिया से ही डिराइव किए गए हैं। अच्छा, आप हम्म। वहां से लेकर आखिरी जो हमारे पास मॉडल मौजूद है, सबको इकट्ठा करें तो इनमें से एक भी ह्यूमन राइट ऐसा नहीं है जो डेमोक्रेटिकली बनाया गया हो, जो लोगों से पूछ के बनाया गया हो कि क्या तुम समझते हो तुम्हारा ये ह्यूमन राइट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्विस के लोग, उन्होंने ये लिख के, ज्यूरिस्ट्स, उन्होंने लिख के लोगों को इम्पोज किया हुआ है। सिर्फ इसमें एक चीज करते हैं जिसको कहा जाता है रेटिफिकेशन, और रेटिफिकेशन ये होता है कि कोई मुल्क जब उसे साइन अप करता है तो वो अपने मुल्क की पार्लियामेंट में जाके कहता है हाँ जी हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। ना वो लोगों को पता था, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये, डायरेक्ट नहीं है, याद रखें। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में चीजें रेफरेंडम के जरिए होती हैं, इनडायरेक्ट में पार्लियामेंट और जो जो सियासी इदारे हैं उनके थ्रू होती है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे हमारे पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट बन गया था, वो कानून बना था, आम लोगों को पता ही नहीं कि बना हुआ है। तो ये मॉडर्निटी में दो चीजें हैं जो कहते हैं कि पहले नहीं थी अब आई हैं, लेकिन उन दोनों का बेड़ा ऐसे गर्क हुआ हुआ है कि ना डेमोक्रेसी अपनी प्योर सूरत में डेमोक्रेटिक है, और ह्यूमन राइट्स तो सिरे से डेमोक्रेटिक नहीं है। कभी लोगों से पूछा ही नहीं गया कि तुम्हारे ह्यूमन राइट्स क्या होने चाहिए। तो देर इज नथिंग मॉडर्न इन मॉडर्निटी, स्वाइस इसके है कि बस लोगों के जहन पे हमने कब्जा करना है, कभी इस तरह से करना है, कभी उस तरह से करना है। तो ये दिस इज ऑल देर इज टू इट, देर इज नथिंग मॉडर्न इन इट। सॉरी, मैं शायद कुछ ज्यादा वक्त ले गया आपका। नहीं 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 नहीं, बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट रखा है और मुझे उसमें एक नया एंगल मिल गया। अच्छा, कैसे भाई वो ये कहने को कह सकते हैं, ठीक, ह्यूमन राइट्स का बड़ा एक जबरदस्त एडिशन हुआ इसमें। गो के ये एक अलग मसला है कि ह्यूमन राइट्स को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, और उसकी अपील क्या होगी, उसकी बेस क्या होगी, उस कितने एक्सटेंट तक वो ह्यूमन राइट का दायराकार में आएगा, इंडिविजुअल आएगा, कलेक्टिव आएगा, किस चीज को प्रेफर किया जाएगा, ये तो अभी जेर बहस रहेंगी चीजें। मगर कैसे भाई एक चीज ये कह सकते हैं, जिस तरह आपने होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर या विदाउट मैरिज लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर बात की, उसमें वो ये कह सकते हैं कि सोसाइटी ने एज अ होल इन चीजों को ईवल समझने की बजाय इसको एक बंदे की इख्तियार के ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि एक बंदा इंडिपेंडेंट है कि वो होमोसेक्सुअल होना चाहता है, या वो बाइसेक्सुअल होना चाहता है, या वो स्ट्रेट होना चाहता है, शादी करना चाहता है नहीं करना चाहता। मगर पहले जितनी, यानी मॉडर्निज्म से पहले जितनी स्टेट्स रही हैं, वो बहसियत मजमुई, यानी स्टेट लेवल के ऊपर कभी भी इस चीज को पसंद नहीं किया गया, सराहा नहीं किया। अगर वो ये चीज रखे तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये आर्गुमेंट गलत होगा, इसलिए कि पहले भी जब ये सोसाइटी में आम चीजें होती थी, जैसे ग्रीक
जो पावर स्ट्रक्चर्स होते थे या रोमन पावर स्ट्रक्चर्स होते थे उसमें होमोसेक्सुअलिटी होती थी, वो तो वो स्टेट के एंडोर्समेंट के साथ होती थी। ऐसा नहीं था कि हम्म। स्टेट उसको पसंद नहीं करती थी। बिल्कुल, इनके बड़े बड़े उनके रईस, बड़े बड़े उनके इवन पावरफुल अलेक्जेंडर, पॉलिटिशियंस। अलेक्जेंडर के बारे में कहा जाता है। अलेक्जेंडर के बारे में भी कहा जाता है। उसके अलावा ये तो बड़ी आम सी चीज थी, यानी कि कोई ऐसा नहीं था कि ये को उसको जुर्म समझा जाता था। ये तो उनके महलों में होती थी, उनके जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती थी उसमें स्पेशल बॉयज बुलाए जाते थे ऐसे। सो ये तो यानी कि आर्गुमेंट फ्लोट होगा अगर कि वो कहें कि ये आउटसाइड वर्ल्ड लोग जो है ये, कि ये देखें मॉडर्न तो वो चीज होगी कि जो चीज नई आ गई है। अच्छा, ये अगर कहें ना, जो दूसरी आपने बात कही कि अगर ये लोगों को है कि उनकी ये फ्रीडम्स हैं, उनकी आजादियां हैं, तो ये आइडिया मॉडर्न है। सब स्मोक स्क्रीन है। देखें, ताकतवर लोग कभी भी लोगों को आजाद नहीं करते। ये हम्म। सेटल्ड एक पैटर्न है तारीख का। वो अमेरिकन डेमोक्रेसी हो या वो कहीं ऑटोक्रेसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्पायर का अपना एक मिजाज होता है और उसमें रियायत की आजादियां हमेशा महदूद होती हैं। बड़ी जबरदस्त किताब है, मैं रिकमेंड करूंगा, है जिसकी अमेरिका द फेयरवेल टूर, हम्म। जिसमें उन्होंने जिस लेवल पे जाके अमेरिका को डीकंस्ट्रक्ट किया। तो मैं अमेरिका का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ इसलिए कि मॉडर्निटी का सब जो चौधरी है वो अमेरिका है। कि पहले होता था कि बादशाह या जो पावरफुल सर्कल होते थे वो लोगों को कंट्रोल करते थे डायरेक्टली। लोगों को डायरेक्टली कि वो क्या चाह सकते हैं क्या नहीं चाह सकते। लेकिन द फैक्ट कि वो नहीं चाह सकते का मतलब यह है कि लोगों को पता था कि फलां चीज की हम ख्वाहिश कर सकते हैं, लेकिन वो हमें मिलेगी नहीं। यानी कि बगावत का एक कोई ना कोई एलिमेंट पाया जा सकता था, लेकिन उसको सिस्टमेटिकली सप्रेस किया जाता था। लेकिन कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने, जहां पे मॉडर्निटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, उन्होंने ये किया कि गवर्नमेंट का एक लेयर बनाया, गवर्नमेंट के नीचे उन्होंने कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म का लेयर बनाया, जिसने कंज्यूमरिज्म के जरिए लोगों के जहन से ये बात निकाल ही दी कि आप कोई और चीज चाह भी सकते हैं। वही आपको हम्म। बताएंगे कि आपने कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। आपकी चॉइस यही है कि प्रोडक्ट ए यूज करना है या बी करना है। ये चॉइस नहीं है कि मुझे प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत ही क्यों है। बचपन से लेकर रिटायरमेंट तक आपको एक सिस्टम के अंदर, एक बबल के अंदर बंद कर दिया जाता है। और वो इसलिए किया जाता है कि लोगों की तवज्जो गवर्नमेंट की तरफ ना जाए, लोगों की तवज्जो इस तरफ ना जाए कि ये हमारे साथ ज्यादती क्यों हो रही है, जुल्म क्यों हो रहा है। उसके अंदर अंदर बस आपने एक इल्यूजन दे देनी है उनको मॉडर्निटी और खुशी की। एंड दैट्स ऑल हाउ इट ऑपरेट्स। तो ऐसा नहीं है कि आजादियां हैं और शख्सी आजादियां हैं, कोई शख्सी आजादियां कोई नहीं है। जूलियन असांज ने शख्सी आजादी इस्तेमाल की थी, जेल में पड़ा हुआ है। दूसरे, स्नोडन ने की थी, रशिया में उसको जाके वो पनाह लेनी पड़ी। और कितने उनके लोग हैं। जिस आदमी ने ये फोन हैकिंग स्कैंडल यूके में बड़ा मशहूर हुआ था, इसके क्या नाम है, रूपर्ट मर्डोक का एक पेपर भी उसमें 100 साल से ज्यादा वो पेपर पब्लिक में था, बाद में वो उसको बंद करना पड़ा। कि हम्म। वो इवन जो लोग फोत हो चुके थे उनके भी मोबाइल फोन्स की, इनकी जब वो जिंदा थे तो जो उन्होंने फोन कॉल्स वगैरह की वो उनकी टैपिंग करते रहे, उनकी हैकिंग करते रहे। तो ये फोन हैकिंग स्कैंडल, जिस आदमी ने, आई थिंक साइमन होवर नाम था मेरे ख्याल में, मुझे उसका ठीक है नाम याद आ रहा है, जिसने खबर ब्रेक की थी, उसकी लाश वटफोर्ड में घर से मिली थी। लंदन के साथ ही कस्बा है, छोटा सा टाउन है एक, वहां से उसकी मिली थी। ये आजादियां आजूदियां उसी तक ही जूलियन, बहुत हद तक हाँ, हैं कि जब उनके मिजाज से कंपैटिबल हो। द मोमेंट यू पुट जूलियन, योर फुट स्लाइटली जूलियन, आउटसाइड द बॉर्डर। जी जी। कैसर भाई, जूलियन जूलियन असांज जो है उसका नाम लिया जा सकता है रिसेंटली, जो इराक वॉर के अंदर पेपर्स लीक किए थे, अभी वो जेल में पड़ा हुआ हाँ है। जी, शायद मेरी आवाज कट गई थी, मैंने पहला उसी का नाम लिया है। अच्छा, उसी का लिख, सॉरी मुझे नहीं जी जी। मालूम। ठीक। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जबरदस्त पॉइंट आ गया। यानी जो आजादी है ये बेसिकली एक हॉक्स है, ये क्रिएट किया गया है मॉडर्न बंदे को तसल्ली देने के लिए कि हाँ आप आजाद हो, आप अपनी चॉइस कर सकते हो, मगर वो उतनी है जितना वो जो एक कमर्शियल माइंड आपको अलाउ करता है अपनी सोसाइटी के अंदर। और इस पर एक किताब है, बेस्ट सेलर गई, डिटॉक्स योर माइंड, ब्रेन वॉश, बड़ी जबरदस्त किताब है। हम्म। मुझे अब याद नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताब हो गई है। उसमें भी उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू कैसे आपकी आजादी को सल्ब किया जाता है और आपको इन चक्करों के अंदर उलझा दिया जाता है आपका लाइफस्टाइल के अंदर। यानी मैं हम्म। आजाद हूं तब तक जब तक मैं अपनी मर्जी का लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा हूं, मैं आजाद हूं। अदरवाइज उसके अलावा तो मैं आजाद फील नहीं करता। हालांकि ये भूल जाते हैं कि बेड़ियां दिमाग के अंदर डाली जाती हैं। अच्छा, जॉर्डन पीटरसन का मैंने वीडियो कैसर भाई यहाँ पर चलाई थी, उसका एक और शॉट मेरी नजर से गुजरा, उसको मैं प्ले नहीं कर सका या मैं नहीं उस पर बात नहीं मैंने की।
اس میں وہ چیز کہتا ہے کہ اس نے بھی یہ بات رکھی ہے, اس نے کہا ہے کہ جب آپ کو یہ فیل کروایا جاتا ہے کہ آپ فری ہیں, بیسیکلی آپ کو وہ لوگ فری فیل کروا رہے ہوتے ہیں جن کے نریٹو کو آپ پر امپوز کیا جاتا ہے, اور آپ اسی نریٹو کو لے کر, یعنی ادھر یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس, آپ اسی دائرہ کار میں فری ہیں, یعنی آپ نے اس آئیڈیالوجی کے سلیو بنے ہوئے ہیں, آزادی دیکھیں تو آپ میں کی ختم. جی بالکل, میں آگے جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ ایز لانگ ایز آپ ان کے نیریٹو سے, یہ ہنری فورڈ کی ایک بڑی زبردست بات ہے, بعد میں اس کو ریوزٹ بھی کیا گیا آئی تھنک سوویت کی طرف اس کو منسوب کرنے کے لیے, کہ جو ہنری فورڈ نے کہا تھا نا کہ یو کین چوز اینی کلر سو لانگ ایز اٹس بلیک, کہ جو مرضی رنگ چوز کرو بس کالا ہونا چاہیے. جو بعد میں رشیز کی طرف بھی کیا گیا کہ جو مرضی رنگ چوز کرو بس وہ سرخ ہونا چاہیے, جو کمیونسٹ پارٹی اس کی طرف مذاق کے لیے. دیکھیں میں چیز سمجھا ہوں کہ غلامی کے پیٹرنز رہے ہیں, تو دیکھیں غلامی میں سب سے بڑا رسک کیا ہوتا ہے, جو سب سے بڑا رسک ہے وہ یہ ہے کہ غلام اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے. یہ سب سے بڑا رسک ہے غلامی میں, کیونکہ غلام ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اٹس اے ویری بیڈ پلیس ٹو بی مینٹلی اینڈ فزیکلی. تو جب تک غلام کو پتا ہے کہ وہ غلام ہے, تب تک وہ اس زنجیر کو توڑ سکتا ہے. 3 دفعہ جو سب سے دنیا کا پاورفل امپائر رہا ہے, رومن امپائر, 3 دفعہ تو یہ وہاں پہ ہوا. آخری جو ریوولٹس ہوا تھا غلاموں کا, کوئی 70,000 کی فوج تھی اسپارٹیکس کی قیادت پہ. کیوں؟ بیکاز دے ریئلائز دے ور سلیوز. تو دین کوشچن ہے کہ غلامی کی بدترین قسم کون سی ہوتی ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ, میں نے اس پہ جتنی اسٹڈی کی ہے, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ غلامی کی بدترین قسم وہ ہوتی ہے جہاں پہ غلام خود کو غلام ہی نہ سمجھے, اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ غلام ہے. کیا بات. That is what is happening in the West, جو خود کو آزاد سمجھ رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ وہ کس سسٹم کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. ہسٹری میں پہلی بار یہ آئی تھنک اینڈ آف ابھی میرے ذہن میں نام آ جائے گا, بڑی بڑی زبردست ہے یہ بھی, یہ لبرل ڈیموکریسیز پہ کتاب ہے, ڈنین پیٹرک کی ہے میرے خیال میں بھی, خیر میرے معافی چاہوں گا نام سے, میرے ذہن میں آ جائے گا, جنہوں نے بڑی ایک ریمارکبل بات کہی کہ انسانی تاریخ میں پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ پوری کی پوری جنریشنز قرضہ وراثت میں چھوڑ کے جا رہی ہیں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انڈیویجول آدمی فوت ہو گیا تو آگے اس کے بیٹے نے اس کا قرضہ اتارا, یہ تو ہوتا رہا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جنریشنل لیول پہ یہ انسانی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ پوری کی پوری جنریشنز وراثت میں قرضہ چھوڑ کے جا رہی ہیں. جو باپ والی جنریشن ہے جتنا ان پہ قرضہ ہے وہ آگے اپنی اولاد کو منتقل کر رہے ہیں, وہ اپنی کو کر کے ان کی اپنی کر رہے ہیں, اور سارے کے سارے اس قرضے کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. $53 ٹریلین کا وہ قرضہ مجموعی طور پر 37 صرف یورپ اور امریکہ کے پاس ہے, اور وہ فریکشنل ریزرو بینکنگ کا بہت سا اس میں حصہ ہے. آسان ترین بات کہیں کہ فریکشنل ریزرو کا مطلب یہ ہے کہ بینک آپ کو وہ پیسہ بھی دے دیتا ہے جو اس کے پاس تھا ہی نہیں, کیونکہ آپ کے پاس تو ڈیجٹس ہیں, نمبر آئے ہیں, لیکن آپ نے اصل میں واپس کرنے ہیں. اور اس طرح کی وہ غلامی ہے, وہ اس طرح کی غلامی ہے کہ لوگ اس سسٹم سے باہر نہیں آ سکتے. They simply cannot. They simply cannot. 80s سے لے کر آج تک امریکہ میں جو پروپورشنٹ جو اسٹیگفلیشن ہے بیسیکلی, کہ لوگوں کی تنخواہیں بڑی ہیں لیکن پروپورشنٹلی نہیں بڑی ہیں, وچ مینس کہ چیزوں کی جتنی قیمت زیادہ ہوئی ہے ان کی تنخواہیں صرف اسی حساب سے بڑی ہیں کہ کیلکولیشن ہوئی ہے, لٹرلی کیلکولیشن ہوئی ہے کہ ایک آدمی اگر 1 گھنٹہ کام کرتا ہے تو اس میں سے اس کو ایک دودھ کی بوتل آ سکتی ہے, ایک وہ انڈا خرید سکتا ہے, بریڈ تھوڑی سی خرید سکتا ہے, کہ اس کو ہم نے اس پہ کیپ کر کے رکھنا ہے, اس سے باہر نہیں لے کے جانا. باقی جتنا وہ پیسہ کمائے گا وہ بینک کو واپس دے گا. کیوں؟ کیونکہ بینک اس کو دے گا گاڑی. گاڑی کیوں دے گا؟ اس لیے کہ وہ انسینلی ڈیفیکلٹ کمپٹیشن سے گزر کے انڈسٹریلسٹ کے لیے جا کے کام کرے, اس کے لیے پیسہ زیادہ بنائے. جب وہ اس کے لیے زیادہ پیسہ بنائے گا تو ہمیں اس کے زندہ رہنے کے لیے بیسک فیسلٹیز دینی ہے. لیکن فیسلٹیز ہم اسے کیوں دیں؟ ہم اسے گاڑی کیوں دیں؟ ہم اسے گھر کیوں دیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آپ کو امیر سے امیر تر کر رہا ہے آپ اس کے لیے سہولتیں پیدا کریں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ان کو اس نشے پہ لگاؤ کہ گھر تمہیں مورگیج پہ دیں گے, $1 لاکھ کا گھر ہے, 25 سال تم نے اب وہی کمائی کر کے جس سے تم نے امیر کو امیر تر کیا ہے, اس میں سے تھوڑے سے پیسے جو تمہیں تنخواہ کے طور پہ ملتے ہیں, اب اس میں سے تم نے پیسے کٹانے ہیں جو تم نے بینک کو دینے ہیں. پھر تمہیں گاڑی چاہیے, تمہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے آگے پیچھے جانا چاہیے, پیسے کم پڑ رہے ہیں, کریڈٹ کارڈ لے لو ہم سے.
क्रेडिट कार्ड का कर्जा होता है, इनकी सारी जिंदगी इंसान कर्जा उतारने के चक्कर में, सारी जिंदगी 60-60 70-70 घंटे हफ्ते में काम करके आखिरकार मरते हैं तो पास कुछ भी नहीं होता, और मरने से पहले कि एयरपोर्ट पीपल हाउस में वो पड़े हुए होते हैं। दैट इज नॉट अ लाइफ, दैट इज सिंपली नॉट अ लाइफ। और अब वेस्ट के अंदर ये रेजिस्टेंस ऐसा ऐसा डेवलप होना शुरू हुई है, जो भी किताबें हैं, डेथ ऑफ द वेस्ट हो गई, एंड ऑफ लिबरलिज्म वो हो गई, ये अमेरिका फेयर वर्ल्ड टूवर्ड ये हो गई। आई मीन ये अब लोगों ने ऐसा ऐसा रेजिस्ट करना शुरू किया है कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा हमारे साथ, हमें तो पता ही नहीं हम किस डगर पे लगे हुए हैं। हमें तो जो सहूलत हमें मिलनी चाहिए वो भी हम पे करते हैं, और पे भी इस तरह से करते हैं कि बैंक वहां पे 25 साल की मोर्गेज देता है, जिसमें से पहले तकरीबन ऑन एवरेज 15 साल आप सिर्फ सूद उतारते हैं, 15 साल के बाद वो जो असल रकम में दी हुई थी उस तक आप पहुंचते हैं। वेरी वेल डन भाई आजादियों का। यानी कि एंजॉय करें इन आजादियों को आप फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी जबरदस्त बात हो गई कैसर भाई, और आपकी आमद से ये मौजू यकीन करें मुकम्मल हो गया। और बल्कि आप ये समझें कि ये एक सीरीज है, इसकी दूसरी एपिसोड चल रही है। पहले हमने सेकुलरिज्म पे बात की, आज मॉडर्निटी और मॉडर्नाइजेशन मॉडर्निज्म के ऊपर बात चल रही थी, और इस सीरीज को हम आगे लेकर बढ़ेंगे आइडियोलॉजीज के हवाले से। उसकी वजह यह है कैसर भाई कि आप तो इनको बुला बुला के थक गए, योर इज्म वर्सेस माई इज्म। ये इनके किसी भी इज्म के ऊपर ना ये बात करते हैं आपसे, ना किसी इज्म के ऊपर आकर ये रखते हैं। हमने सोचा हम ही इनके सामने पेश कर देते हैं, भाई आपके जो इज्म्स हैं वो इज्म्स दिखने में कैसे हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होता है। ये बड़ा ये बड़ा जबरदस्त। अच्छा काम किया है आपने, बड़ा ही जबरदस्त काम है। बहुत, जी। यानी कि ये इनके सामने, अगर दुनिया के सामने इनका ये मकरू चेहरा आ जाए और इनके इज्म इस तरह से देखें, आपने चीज नोट की होगी कि मैंने पिछले कुछ अरसे में जिन चीजों पे ये इस्लाम पे एतराज करते हैं, मैंने वो चीजें सिर्फ पलट के इनसे की हैं, सिर्फ पलट के। आपने भी कई दफा की हैं, तो उसके जवाब में इनके ऐसे रंग पीले पड़ते हैं कि जैसे लिटरली इनके चेहरे पे जलजला आया हुआ होता है। मिसाल के तौर पे हम्म। ये कहते हैं कि हम्म। देखो यार, तुम जो तुम्हारा नजरिया है उसके मुताबिक तो आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों ने आपस में शादियां की, इंसेस्ट हुआ, ये कोई अच्छी बात है? कता नजर इस बात की कोई हदीस मरफू इस पे नहीं है, कुरान में कोई इसका जिक्र नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा ही नहीं कि हमारे जो कहते हैं ना कि जो एपिस्टेमोलॉजी है हमारी शरीयत की उसमें तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है। कता नजर इस बात के, हम अगर ये इस चीज को फिर भी अगर कहें कि अच्छा, अगर आप कहते हो कि ऐसा ही हुआ है, आप बताओ इसमें गलत क्या है, अब आप बताओ, यू टेल अस हम्म। कि इसमें गलत क्या है। आपने वो पाक पंजाबी साहब का सुना हुआ, हम्म। आपने वो जो खान साहब आए थे उनका सुना, आपने हम्म। उसके साथ एक बाद में एक और साहब आए थे, उनका नाम मुझे भूल गया, बड़े बड़े लिखे तरीके से बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी कहा जी कि अगर दुनिया में आखिरी दो लोग रह जाएं और वो बहन और भाई हों तो बिल्कुल वो भी इंसानी आबादी को बढ़ाने के लिए आपस में रिलेशनशिप बना सकते हैं। मतलब है कि इनके सिर्फ वो इज्म्स इनके सामने सिर्फ रखे गए, कुछ भी नहीं किया कि जिस चीज को आप बुरा समझते हैं आप बताएं उसमें बुरा, आप बताएं, हम तो उसको कहते हैं ना कि ऐसा हुआ ही नहीं है, आप हाँ। बताएं। गुलामी की एग्जांपल ले लें, हम तो कहते हैं कि इस्लाम में सेक्स सेक्स स्लेवरी है ही नहीं, हम तो पब्लिकली इस चीज को डिसऑन करते हैं, नहीं है ही नहीं सिरे से। लेकिन आप तो कहते हैं कि है, आप अपनी मोरालिटी को सामने रखते हुए बताइए कि उसमें गलत क्या है। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो बता सके कि उसमें उसमें गलती क्या है, प्रॉब्लम क्या है उसमें, क्योंकि आपको उसको लिए एम्प्लॉय करना पड़ेगा रैशनल ईगोइज्म को। द मोमेंट यू डू इट तो हर आदमी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक साबित हो जाता है, क्योंकि रैशनल ईगोइज्म एथीज्म का प्रोडक्ट है, रिलीजन का प्रोडक्ट नहीं। तो ये बिल्कुल आपने काम ठीक किया है कि सिर्फ वो चीजें जिन पे तुम मॉरल हाई ग्राउंड क्लेम करते हो, चलो हम उन पे बातें करते उन पे हैं, सिर्फ करते उन पे बातें करते हैं, लग पता जाएगा। जो आप कहते हैं ना वो कि, चले वो आप ही कहते हैं, आपके मुंह से इशारा है, मैं नहीं कहूँ तो बेहतर हैं। ती, तीर मोरी दे विच कैसर भाई समझ गए। है। तो, तो तो तीर मोरी दे विच हो जाएगा। सिर्फ ये है कि ये आए, हम तो लिंक पब्लिक करते हैं कैसर भाई, मेरे पास तो अब आता ही कोई नहीं, मैं क्या करूं यार, मैं दुकान शटर बंद ना कर ला, मेरे को आंदा ही कोई नहीं। ये तो देखे अल्लाह ताला ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है, जहू का। ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, ये अल्लाह कमोडिटी पेरिशेबल है, इसने अल्लाह पेरिश ही होना है। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जो नक्शा कैसे भाई आपने खींचा है, ये इनकी रसों, इनकी नसों के अंदर और इनकी रूट्स के अंदर जा चुका हुआ है।
اور ان چیزوں کو یقیناً آپ ہی بیان کر سکتے ہیں جو وہاں کا چکر لگا کر دیکھ کر چیزوں کو آئے الحمدللہ، اور سسٹم کو ان اینڈ آؤٹ اس کو دیکھا۔ کیسر بھائی، یہاں میں یہ چیز بھی بتانا چاہتا ہوں پبلک کو کہ یہ جو سنڈے آ رہا ہے 2 اپریل انشاءاللہ، اس میں ایک گرینڈ گیٹ ٹوگیدر ہے، ایمان یونین کی فرسٹ اینیورسری ہے۔ اس میں بڑی مزے مزے کی چیزیں آپ کو سننے کو دیکھنے کو ملیں گی، اور بڑے عرصے بعد ہم ایک گرینڈ گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں، آلموسٹ میرے خیال سے شاید 9-10 مہینے ہو گئے ہوئے ہیں گرینڈ گیٹ ٹوگیدر کو، 9-10 مہینے آلموسٹ سلیوری کی سٹریم کے بعد ہم ایک گرینڈ سٹریم رکھ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، اس چیز کے اندر آپ شامل ہوئیے گا، زیادہ سے زیادہ مفتی صاحب کے چینل کے اوپر وہ ہو رہی ہے اس کو شیئر کیجیے گا، اور آپ کو کافی اچھا ایک سیشن دیکھنے کو، سارے آپ کے چہیتے جو سٹارز ہیں، سپیکرز ہیں، ڈیبیٹرز ہیں، وہ آپ کو ایک جگہ پر نظر آئیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس سنڈے کو، تو ضرور آپ وہاں پر آئیے گا۔ کیسر بھائی، آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ وگرنہ پھر ہم اس کو اینڈ کریں گے، اور ایک لنک نیچے کو مانگ رہے ہیں میرے خیال سے کیسر بھائی، انہوں نے شاید آپ کو دیکھا ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید بات کرنا، میں دیکھتا ہوں سسٹر عائشہ کر کے کوئی ہیں، اگر وہ جوائن کرنا چاہتی ہیں تو کیسر بھائی موجود ہیں، آپ ابھی جوائن کر لیں، کوئی بات رکھ لیں، رکھنی ہے تو۔ مجھے بہرحال وہ نظر اب نہیں آ رہی، کسی نے کہا ہے کہ ان کو لنک چاہیے، تو دیکھ لیتے ہیں اگر وہ سسٹر آتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ کیسر بھائی ادروائز جی جی، اس موضوع کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت دیر کی آپ نے حضرت، بہت دیر کر بس دی۔ وہ میں نے عرض کیا نا کہ رمضان میں بہت سی چیزیں، ابھی میں 12 بجے میری میٹنگ تھی آج بندہ سکتے میں اس وقت یہ نہیں کہ میں کام پہ تھا، تو وہ ختم ہوئی ہے تو پھر وہ بہت معذرت جو تاخیر ہوگی، لیکن بس رمضان کی وہ ٹائمنگز ایسی ہوتی ہیں کہ بہت سا کام شفٹ ہو جاتا ہے نائٹ میں، تو بس اس لیے میں معافی چاہوں گا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، زبردست۔ لیکن کیسر بھائی پھر پبلک سے جاتے ہیں اسی چیز کے ساتھ، زبردست دعاؤں میں جناب۔ یاد رکھیں۔ بہت شکریہ کیسر بھائی، آپ نے جوائن کیا، اس موضوع کو حقیقی طور پر کمپلیٹ کر دیا۔ آگے بھی کیسر بھائی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں ایوری فرائیڈے، کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ آئیڈیالوجیز کی سیریز میں ہم کچھ نہ کچھ ٹاپک رکھ کے بیٹھیں گے انشاءاللہ، اس میں ضرور آئیں آپ بھی، لنک آپ تک پہنچ جایا کرے گا انشاءاللہ، آپ ضرور آئیے گا۔ کیسر بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں اختتامی کلمہ؟ تو پھر ہم اینڈ کر دیتے ہیں، بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، اللہ تعالیٰ خوش رکھے سب بہن بھائیوں کو جو اس وقت تک آپ کو سن رہے ہیں۔ رمضان امید ہے سب کا بہت اچھا جا رہا ہوگا، بہت بہت خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جلدی آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ سنڈے والی اسٹریم ہماری مت بھولیے گا، مت مس کیجیے گا۔ دیر از سیٹ ٹو بی این ایبسلوٹ ایپک انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بفضل اللہ و بعون اللہ انشاءاللہ۔ لے دوستو، اسی چیز کے ساتھ اجازت دیتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا، کوئی غلطی کوتاہی کسی حوالے سے بھی ہو اس کو دل میں مت رکھیے گا، رمضان کا مہینہ ہے، خوش باش رہیں، سلامت رہیں۔ انڈیا کے مسلمانوں سے گزارش ہے اپنی حفاظت کریں، لیگل جو ہے وہ اسسٹنس وہ لیں، اور اپنے ارد گرد جہاں بھی آپ نکلے، ہماری بہنوں سے گزارش ہے، سسٹرس ہے، بالخصوص اپنے آپ کو گھروں میں رکھیں، محفوظ رکھیں۔ جو اس وقت یہ بپھرے سانڈ یہ تہواروں کے اوپر آپ کو آتے جاتے دکھائی دے رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے ذرا پرہیز کریں، ان سے دور رہیں۔ بہت شکریہ دوستو، اسی چیز کے ساتھ اجازت لیتے ہیں، ایمان اللہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔